राना साहब, ये आप अपनी शिकस्त क्यों नहीं मान लेते? आज भी आप लोग कह रहे हैं जी कि हमारे पास लोग पूरे हैं, बस हम 10 दिन और लेना चाहते हैं। भाई अगर आपके पास लोग पूरे हैं तो आप इसको करवा लेते तरमीम को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये शिकस्त और जीत नहीं है, ये जमहूरियत है। और जमहूरियत के अंदर जब आपने आईनी तरमीम करनी है तो आपको 2/3 चाहिए। अब उसके अंदर बिल्कुल हमारा ख्याल था कि अगर मौलाना साहब हमारी सपोर्ट करते और जो दीगर हमारे कोalition पार्टनर्स जो हमारे साथ खड़े हैं वो कल तक अगर वो कंसेंसस होता तो वो हो जाती पास, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। मौलाना साहब की जो राय आई उसमें यही था कि अभी इसके ऊपर दीगर बातचीत करने की, मजीद बातचीत करने की जरूरत है और एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। मजीद बातचीत किस मसवदे पे होगी? क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई मुत्तफिका मसवदा नहीं है। बिलावल साहब के पास कुछ है, आजम नज़ीर तारड़ साहब के पास कुछ है। देखिए, अब तो ये बात तय होगी ना कि कमेटी जो है उसके अंदर ये चीजें जाएंगी और सबकी जब इत्तेफाक होगा तो फिर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये क्लैरिटी अब आ गई है। और जहां हमने जहां कोशिश की, जहां हमारा आजम नज़ीर तारड़ साहब और जो लॉ मिनिस्ट्री थी उन्होंने हर एक से जो है वो राब्ता किया और उनसे उनकी राय जानी और उनसे बातें शेयर की, लेकिन ऐसा एक ड्राफ्ट के सूरत में वो डिस्कशन बहुत कोई डिटेल में नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक मुशावरत की और वो देखें, बात ये कि अभी तो ये कैबिनेट में भी पेश होना था। फिर कैबिनेट की अगर कोई उसमें कोई नुक्ताचीनी होती या कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता तो वो CCLC में जाता, जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है। फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाना था। तो बहरहाल अब क्योंकि एक ओवरऑल फैसला कंसेंसस, मौलाना साहब की भी जो राय आई है उसको बिल्कुल वो अच्छी राय है कि मजीद हमें कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है, तो हम हुकूमत उस तरफ बढ़ रही है। तो हमें यकीन है इंशाल्लाह कि अगर कंसेंसस बिल्ड हुआ, ये तो इससे तो कोई नहीं जो है इख्तिलाफ करता कि जुडिशल रिफॉर्म्स की इस मुल्क में जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। जो काम भी पार्लियामेंट में होना चाहिए पूरे कंसेंसस के साथ होने। मुफ्ती साहब, वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सी ऐसी ताकत है कि सबको अल्टीमेटली अपने पास ले आते हैं, खींच लाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इजाफी एक बात करूंगा कि आज रबीउल अव्वल की तो 12वीं उसकी रशब है और नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। ये इस मौके पर याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें हर इनफरादी और इज्तिमाई उमूर के अंदर उनको फॉलो करना है, और अगर पाकिस्तान की कौम उनको फॉलो करे तो तमाम मसाइल से वो निकल जाएगी। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका सवाल बहुत ज़्यादा वकी किस्म का और गहरा सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उसको आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक, हमारे बारे में लोगों ने गलत अंदाजे लगाए इसलिए कि हमारा हुजूम कम होता है। हम अपने मकासद मनवाने के लिए कभी पीपल्स पार्टी से कहते हैं ये मान लो हम आपका साथ दे देंगे। इस तरह हम एक इकदाम 2-3 इकदाम ले लेते हैं और फिर हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सख्त वक्त था कि जब लाल मस्जिद पर हमला हो गया। ठीक, और लाल मस्जिद के जो मौलाना साहब थे, खतीब साहब, उस पर 32 FIR हो गई थी। ठीक, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी हिकमत के साथ पीपल्स पार्टी का साथ दिया और वो जो आग कहीं और मस्जिद में फैलनी थी उसको ख़त्म करके यहाँ भी उनको पाक साफ करके उसी मस्जिद में बिठा दिया। इसका माने है कि एक बहुत बड़े जर्नेल को हिकमत से हमने शिकस्त दे दी और लाल मस्जिद का वो मामला किसी और तरफ नहीं है। हम नजरियाती किस्म के लोग हैं। जब हमें वोट कम मिलते हैं या कम दिए जाते हैं या कम किए जाते हैं तो उसके बाद फिर हम अपनी बात मनवाते हैं। अब ज़ाहिर हम यहाँ अभी तो नहीं आए, हम तो शामली के मैदान से हैं। इस नजरियाती बात को समझाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब लोगों करीब भी हुए और दूर भी हुए, तो समझना आसान हो गया। मिसाल के तौर पर 15 साल हम PTI की गालियाँ सुनते रहे। ठीक है, लेकिन हमने अपनी वजह तो नहीं छोड़ा, हमने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। अब जब वो करीब हुए तो पता चला यार हमारी गाली देना गलत था और ये आदमी तो ठीक था। नहीं, अब तो मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, इसी तरह मैं अर्ज करता हूँ जमहूरियत बचा ली तो हक बनता है। जब गाली सुनिए तो ये भी तो हक बनता है हमारा। इसी तरह हम पीपल्स पार्टी के भी करीब हुए और उनके भी करीब हुए। एक करीब और दूर से पता चलता है कि आदमी कैसा है, तो फ्लेक्सिबल आदमी है, इसलिए हर एक आदमी उनके पास जाता है। और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक कामयाब हिकमत मिली है जिसकी वजह से वो अपनी अहमियत हर मौके पर मनवा लेते। ठीक, नईम साहब, वैसे आपको माजी पे माजरत करनी चाहिए मौलाना से
कि आप देखें आपकी जो 10 साल की पिछली सियासत है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो आप सलूक करते रहे, अब अल्टीमेटली आपको उनकी इमामत में नमाज अदा करनी पड़ी और फिर तस्वीरें भी उसके बाद शेयर होती हैं और पूरे पाकिस्तान को पता चलता है कि आप पीछे खड़े हैं मौलाना के। बहुत शुक्रिया जो साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है, जहाँ तक आपने बात की, सवाल उठाया है, तो पॉलिटिकली ये चीज़ें जो हैं होती हैं और इधर से भी हुई होंगी, उधर से भी हुई होंगी, तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जहाँ बात है मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, ये मुल्क बचाने की, उस नुक्ते के ऊपर हमारा जो है मौक़िफ़ मिला है। और ये चीज़ हम ये समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मौलाना साहब ने जो है वो यहाँ पर एक स्टेक लिया है और वो खड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और पूरी दुनिया जो है, देखें जी, पहले जो कहते होते थे नहीं, देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पार्टी एक अलग है, उनका मौकफ अलग है और आपके मौकफ एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, तो वो आप पहले मौकफ इनका गलत था, वहां पे गलत स्टैंड कर रहे थे। उनका देखें अपना मौकफ था, हमारा अपना मौकफ था, लेकिन रूल ऑफ लॉ के ऊपर जब ये सारी सूरत हाल आई, 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, उसके बाद इनका मौकफ और हमारा मौकफ कानून की बालादस्ती के ऊपर मैच हो गया। अदम एतमाद तो मौलाना लेके आए थे, आप उसको क्या कहते थे मौलाना को? देखें वो तो चीज, चलो इसके ऊपर ही मेरा ख्याल में शो नहीं गुजारना चाहिए, हमें आगे इस वजह से बढ़ना चाहिए। इस वक्त भी मुलाकात जो हुई है उसके अंदर यही बात मैं देख रहा था मीडिया के ऊपर चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ जो मौलाना साहब की तजवीज़ात थी वो लेना चाहते थे कि किन की हद तक वो चाहते हैं कि ये हो जाए और किन की हद तक ना हो। वैसे आपको मौलाना पे आज मुकम्मल यकीन है? देखें बिल्कुल हम यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला है तो बताएं कि हमें यकीन है जी, जो करेंगे वो ठीक करेंगे। नहीं देखें, अगर कोई ऐसी तरमीम जो इस मुल्क के खिलाफ हो उसको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर अगर मगर नहीं, अगर मगर की बात नहीं, डाउट आज भी है आपको? नहीं, गुजारिश ये है कि अगर इस तरह का मामला होता तो क्यों हम जाकर वहां बात भी करते, वहां बैठते क्यों, ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि एक हमें समझ आई कि मौलाना साहब ये जो काज लेकर चले हैं वो बिल्कुल उनका ठीक मौकफ है। और वही खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उस मौकफ को सपोर्ट करते हैं। मुफ्ती साहब ने ठीक बताया है कि मौलाना के ऊपर बाकायदा पीएचडी करनी पड़ेगी आपको। मौलाना ने पिछले 41 घंटों में किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की, बिल्कुल ना आपके साथ में, गवर्नमेंट के नहीं, बिल्कुल। देखें लेकिन अब यहाँ देखें ना, जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे PMLN वाले, वो फरमा रहे थे कि जी मसूदा हमारे सामने आया और ये हुआ और उसके अंदर कुछ ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये कि वजीर कानून जो है अता तारड़ साहब, उनको पता ही नहीं है कि मुसवदा जो है किधर से आना है, किस टाइम आना है। और कल रात को आपके वजीर कानून को पता होता था? देखें वजीर कानून को पता होता था और किसको पता होता था उस वक्त? नहीं, देखें कोई गैर आईनी अमल है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पर है, तो आप ले आए कि हमने जुडिशरी के ऊपर ये हमला कर दिया। कानून साजी के अंदर कोई ऐसा अमल हो सकता है कि किसी जगह पर एक, लेकिन तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आज किया जा रहा है, जो आज आइन के ऊपर हमला किया गया, इसकी मिसाल एक मिसाल नहीं, मैं होगी किसी न किसी। नहीं, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, आपकी पूरी पार्टी को पता ही नहीं है कि किसने करवाया। आज भी पार्टी कहती है हमें नहीं पता। नहीं देखिए, और उस बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था और बिल्कुल उसकी बात वजीर कानून तो आपके थे। नहीं, वजीर कानून डेफिनेटली उधर से ही आए थे ना, वो सबको पता है, ठीक है। तो इस बार भी अगर उधर से आ गए तो आपको अब क्या एतराज है? नहीं होना चाहिए ना, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब आप देखें ना कि आइन के अंदर जो है वो बिल्कुल हमला जिस तरह से किया गया है कि अब कोई एक आईनी अदालत होगी, वो आईनी अदालत बैठ के वहां पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब बैठेंगे और नहीं, देखें हम खुद कहते थे वो आईनी अदालत, देखें वो आईनी अदालत कौन बनाएगा? वो आईनी अदालत मौजूदा हुकूमत बनाएगी और अपनी मर्जी का जज बिठाएगी। और नहीं, वही ना पार्लियामेंट, फिर आजाद अदलियत तो ना रहेगी ना, फिर आप रियासत के 3 सदून तो ना कहें कि इंतजामिया नहीं, काजी फैसल साहब आज भी अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब देना, क्यों डिटेल नहीं देते? क्यों कोई जर्नल या कोई जज कानून से ऊपर है? हम तो आज भी कहते हैं, हम तो इस बात के ऊपर बिल्कुल कायम है। राय साहब, ये वैसे तरामीम फायदा देगी पाकिस्तान को, ये नुकसान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि हर वो तरमीम, हर वो अमेंडमेंट जो पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को इस्तेकाम बख्शे, वो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जी लाजमन इस्तेकाम आएगा, इसलिए कि एक अरसे से, अभी मैं थोड़ी देर पहले अली जफर साहब को सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम भी चाहते थे एक तवील अरसे से कि जो जजों की रिक्रूटमेंट है, जो उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ज़रूरी था। आप देखें ना कि इससे पहले ये था कि अल जहाद ट्रस्ट केस है 1997 में, उसकी रोशनी में 18वीं तरमीम हुई, उसमें जुडिशल कमीशन कायम किया गया, पार्लिमानी कमीशन कायम किया गया
और जो सीनियर मोस्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अख्तियारात पे सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त शब खून मारा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, माजरत के साथ कहता हूं, हम उस तहरीक का हिस्सा भी थे, उन्हें सर पे उठाया, सारी बात की। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के एक फैसले के जरिए ये जो पार्लिमानी कमीशन था ये बिल्कुल गैर मौसर होकर रह गया, जिसके नतीजे में अब वो रबर स्टैम्प के तौर पे काम करता है। अब भी ये है कि किसी 3 में से किसी सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट को आप पकड़ लें या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को पकड़ लें, आपकी एलिवेशन हो जाएगी। और आप देख रहे हैं उसके जो नताइज हैं आपके सामने, जजों की परफॉर्मेंस के हवाले से देख लें, उनकी इंटीग्रिटी के हवाले से देख लें, उनकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से देख लें, तो बहुत सारे सवालिया निशान जहन में आते हैं। तो अभी देखें कि एक इस तरमीम के हवाले से कि आपका 61,000 केसेस हैं जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।